हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज हमारा जो पॉलिटी की सीरीज हमने जो स्टार्ट की थी उसका ये 6वां दिन है। इससे पहले हमारी पॉलिटी की सीरीज के 5 लेक्चर हो चुके हैं। उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो लोग इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो पहले वो 5 लेक्चर्स देख लें। अगर वो 5 लेक्चर्स वो देख लेंगे उसके बाद अगर इसको देखेंगे तो ये बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। और जो लोग पहले से यहाँ जुड़े हैं वो तो जानते हैं कि हम पूरी पॉलिटी को निमोनिक टेक्निक्स की सहायता से पढ़ने वाले हैं। ऐसा कंसेप्ट हमारा क्लियर होगा। यहाँ पर हम इस कंसेप्चुअल पढ़ते हैं। एक बार अगर हमने कंसेप्ट क्लियर किया उसके बाद ज़िंदगी भर के लिए वो हमको याद रहेगा। इस तरीके से हम यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है 1858 में प्रशासन का स्वरूप। इससे पहले की जो 5वीं वीडियो थी उसमें हमने देखा था 1858 का भारत शासन अधिनियम भी हमने पढ़ लिया था, 1861 का भारत परिषद अधिनियम भी पढ़ लिया था, 1892 का भारत परिषद अधिनियम भी पढ़ लिया था और 1909 ईस्वी का मोर्ले मिंटो सुधार भी हमने पढ़ लिया था। वहाँ तक पढ़ लिया था। उसके बाद आएगा 1919 ईस्वी का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। लेकिन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अगर मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर दूं तो उसमें बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो आपको ये लगेगा कि अरे ये डायरेक्ट कहाँ से आ गया, अभी तक तो था नहीं। तो उसको समझने से पहले हमें पहले भारत के अंतर्गत 1858 के बाद प्रशासन का जो स्वरूप था, किस तरह का स्वरूप था, पहले वो समझना बहुत जरूरी है कि प्रशासन का स्वरूप कैसा था। ठीक है, उसके बाद हम 1919 ईस्वी का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पढ़ेंगे। ये जो जिस तरह से हम के स्वरूप का मतलब क्या है, जिस तरह से वर्तमान में देखें तो हमारा सर्वोच्च अधिकारी है राष्ट्रपति अभी वर्तमान में, और राष्ट्रपति के बाद जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री इस भारत के सर्वोच्च है और वही इस पूरे भारत को चला रहे हैं। वैसे ही 1858 ईस्वी में भारत में वो कौन व्यक्ति था जो इस पूरे भारत के सबसे ऊंचे स्थान पर बैठा था और वो पूरे भारत के प्रशासन को चला रहा था, और उसके अंडर में कौन सी संस्थाएं थीं और राज्यों की क्या स्थिति थी। तो जो प्रशासन है उस प्रशासन का स्वरूप क्या था उस समय, वो हम ये चित्र की इस डायग्राम की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। तो आशा करते हैं आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1858 में प्रशासन का स्वरूप देखो। 1857 ईस्वी का भारत में 1857 का विद्रोह हो गया है जिसको हम सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज इस बात से भली भांति परिचित हो गए थे कि यदि हमको भारत में अपनी सत्ता बरकरार रखनी है तो हमें अब 1857 की क्रांति के बाद अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे हमसे भारतीय भी खुश बने रहें और हमारी जो सत्ता है वो पूरी तरह से भारत पर स्थापित हो जाए। 1857 की क्रांति के बाद उन्होंने दो महत्वपूर्ण कदम उठाए। पहला महत्वपूर्ण कदम उठाया कि 1858 ईस्वी में कंपनी को वापस भेज दिया और उसकी जगह पर पूरे भारत में अपनी सत्ता हासिल की। दूसरा कदम उन्होंने उठाया था। दूसरे कदम के तहत उन्होंने 3 कानून अधिनियम लेकर आए। उनको बोलते हैं भारत परिषद अधिनियम। 3 भारत परिषद अधिनियम लाए। एक लाए थे 1861 ईस्वी में, उसके बाद 1892 ईस्वी में 92, और उसके बाद 1909 ईस्वी में 3 भारत परिषद अधिनियम लेकर आए हैं। इन परिषद अधिनियम का लाने का उनका केवल एक ही उद्देश्य था कि किसी भी तरीके से भारत की जो जनता है उसको खुश रखा जाए, भारत की जनता को गुमराह किया जाए कि वो हमारे खिलाफ 1857 की तरह कभी विद्रोह ना करें। तो उनका ये रणनीति थी। तो उन्होंने क्या किया, 1861 में जो पहला भारत परिषद अधिनियम आया है उसके तहत ये जो स्वरूप था, भारत में जो प्रशासन का स्वरूप था, इस स्वरूप में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करते गए हैं और भारतीयों को अपने साथ जोड़ते गए हैं। क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद उनको ये पता चल गया था कि हम भारत से अछूते नहीं रह सकते, हम भारत के लोगों के साथ मिलकर काम करना होगा, उनको हमें अपने साथ लाना होगा ताकि वो हमारे खिलाफ कभी विद्रोह ना करें। तो पहले हम समझते हैं ये प्रशासन का स्वरूप क्या था और इस प्रशासन के स्वरूप में उन 3 भारत परिषद अधिनियम में क्या क्या चेंजेस किए गए।
क्योंकि हम 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पढ़ने वाले हैं, तो उसको पढ़ने से पहले ये प्रशासनिक स्वरूप समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए समझते हैं। 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया, ये ब्रिटेन की महारानी थी, महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन की महारानी थी, और उनके अंडर में जो काम करता था उनकी संसद में, वो था भारत सचिव। इसका दूसरा नाम था भारत राज्य सचिव। अगर कहीं भारत राज्य सचिव लिखा है तो इसका मतलब यही भारत सचिव से ही है। भारत सचिव था, और इस सचिव की सहायता करने के लिए एक 15 सदस्यों की एक समिति थी, एक परिषद थी जिसका नाम था भारत परिषद। ये 15 सदस्यों की थी और इसका काम था इनकी सहायता करना। और भारत में जो सर्वोच्च अधिकारी था, सर्वोच्च जो पूरी भारत की सत्ता को देख रहा था, वो था वायसराय। ये जो वायसराय है, वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी, ये कार्यकारी परिषद है। ये कार्यकारी परिषद बनी कैसे? जब हमने 1853 ईस्वी का चार्टर पढ़ा था, तो उस चार्टर में हमने बताया था कि गवर्नर जनरल की परिषद को 2 भागों में बांटा। एक था प्रशासनिक परिषद और एक था विधान परिषद। तो जो प्रशासनिक परिषद था, इसमें तो मेंबर्स हम कौन से रखे? जो BOC, जो पहले हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, उसी के मेंबर्स इसमें उठा के प्रशासनिक परिषद में रख दिए। लेकिन ये जो नई परिषद बनाई विधान परिषद में 6 नए पार्षद अंग्रेजों ने यहाँ पर अपॉइंट किए। तो ये जो प्रशासनिक परिषद थी, ये कानून लागू करती थी, और जो विधान परिषद थी, ये कानून बनाती थी। लेकिन 1858 में क्या हुआ कि इस BOC को रद्द कर दिया गया। कब? 1858 में BOC और BOD दोनों खत्म कर दिए, कंपनी वापस भेज दी। तो बचा कौन सा? ये विधान परिषद। इस विधान परिषद में 6 सदस्य थे, इनमें से 2 सदस्य और हटाए, मात्र 4 सदस्य उठाए। देखो ये 1 2 3 4, ये 4 सदस्य दिख रहे हैं। यही 4 सदस्य इस वायसराय की कार्यकारी परिषद बनाए। ये जो यहाँ से 4 सदस्य लिए, यहाँ से इस विधान परिषद को भी खत्म किया और विधान परिषद के 4 सदस्यों को लिए और 4 सदस्यों से ये बनाई वायसराय की कार्यकारी परिषद। इसके 3 नाम थे, इसको 3 नाम से जानते हैं। भारत विधान परिषद, ये भी इसका नाम है। केंद्रीय विधान परिषद, ये भी इसका नाम है। और छोटी संसद, ये भी इसी का नाम है। ठीक है, तो ये जो है, ये काम क्या करती थी? इसका काम था भारत के वायसराय की मदद करना। भारत के वायसराय अगर कोई काम करना चाहता है तो उस काम में मदद करने के लिए ये परिषद बनाई गई थी। उस समय इस परिषद के अलावा ये तो पूरे भारत के सर्वोच्च लेवल पर वायसराय था। और जो ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश भारत किसे बोलते हैं? भारत का वह क्षेत्र जहाँ पर ब्रिटिश सरकार अपना राज कर रही थी, उसे बोलते हैं ब्रिटिश भारत। तो ब्रिटिश भारत के जितने भी राज्य थे, ये देखो ब्रिटिश भारत के ब्रिटिश प्रांत, तो ब्रिटिश प्रांत में जितने भी राज्य थे, जितने भी प्रांत थे, सॉरी, ब्रिटिश जो भारत था, ब्रिटिश भारत में जितने भी प्रांत थे, उन हर प्रांत में एक गवर्नर था। हर प्रांत का एक गवर्नर था। लेकिन इन गवर्नर को वो शक्ति प्रदान नहीं की गई थी कि ये अपना प्रशासन स्वयं चलाएं। अगर इनको प्रशासन चलाने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत पड़ती थी, तो वो सीधे इस वायसराय को बताते थे कि हमें प्रशासन कैसे चलाएं। तो ये वायसराय बताया करता था कि इनको किस तरीके से प्रशासन चलाना है। अब ये तो है ब्रिटिश प्रांत के अलावा भारत में और भी ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर ब्रिटिश का आधिपत्य नहीं था। वहाँ पर राजा अपना शासन कर रहे थे, बहुत से राजा थे जो अपना शासन कर रहे थे। तो ये जो मैंने दिखाया अन्य क्षेत्र, ब्रिटिश प्रांत के अलावा जो अन्य क्षेत्र था भारत में, वहाँ पर राजा रह करते थे। राजा, देखो ये राजा। अब अंग्रेजों ने क्या सोचा? अंग्रेजों ने ये सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि ये जो हमारी विधान परिषद है, इस विधान परिषद में प्राइवेट तौर पर भारतीय लोगों को अपॉइंट करना प्रारंभ करते हैं। और भारत के हम उन लोगों को अपॉइंट करेंगे जो लोग पहले से धनवान हैं, या जो लोग राजा हैं, या जो बहुत बड़े जमींदार हैं, जिनके अंडर में एक बहुत बड़ा भारत की जनता आती, मतलब बहुत बड़ा एक क्षेत्र आता है भारतीय जनता का।
उन्होंने सोचा कि बाई चांस मान लो कि कोई राजा, अगर हम किसी राजा को अपनी परिषद का सीधा एक सदस्य बना देंगे तो उस राजा के अधीन जितनी भी प्रजा आ रही है वो प्रजा तो हमारे खिलाफ कभी विद्रोह नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो सोचेगी कि हमारा राजा भी तो इस संसद का, ये जो छोटी संसद है इसका मेंबर है, तो हम उसके खिलाफ कभी विद्रोह नहीं करेंगे। तो अंग्रेजों की रणनीति थी कि किसी भी तरह से भारत के, ब्रिटिश भारत के अलावा भारत का जो दूसरा क्षेत्र है वहाँ के बड़े बड़े लोगों को अपनी इस संसद में डायरेक्ट अपॉइंट कर लो, डायरेक्ट उन्हें अपनी संसद में बिठा लो, ताकि उनके अधीन आने वाले जितने भी भारत के लोग हैं वो उन अंग्रेजों के खिलाफ कभी विद्रोह ना करें। उनकी ये रणनीति थी। तो समय समय पर इसमें विधान परिषद, भारत की जो विधान परिषद है इसमें सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ती गई है। तो इसके बाद 1858 का जो, अब हम प्रशासन का स्वरूप समझ चुके हैं, भारत में सबसे सर्वोच्च लेवल पर वायसराय था और राज्यों में जहां ब्रिटिश भारत था वहां ब्रिटिश भारत के गवर्नर थे और ब्रिटिश भारत के अलावा जो क्षेत्र था वहां राजा थे। तो यहाँ से, और ये जो वायसराय सीधा अब पूरे भारत की जानकारी देता था भारत सचिव को, और भारत सचिव जानकारी देता था महारानी विक्टोरिया को। ये था प्रशासन का स्वरूप। और इस स्वरूप को किस तरह से बढ़ाया गया है, तो तीन हमने भारत परिषद अधिनियम बताए, 1861 का और 1892 का और 1909 का। इन तीनों भारत परिषद अधिनियम के द्वारा इस प्रशासन के साथ कुछ परिवर्तन किया गया है। इस प्रशासन में कुछ परिवर्तन किया गया, और परिवर्तन कहाँ किया गया था? यहाँ पर इस भारत परिषद, भारत विधान परिषद है, इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। अब कब कब कौन सी कितनी कितनी संख्या बढ़ाई उसको हम जरा देख लेते हैं। सबसे पहले अगर पूछ ले कि ये बताइए कि सबसे पहले जब वायसराय बना था तो वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी जिसे भारत विधान परिषद बोलते थे, उसमें प्रारंभ में कितने सदस्य थे? तो उसमें प्रारंभ में 4 सदस्य थे। ठीक है, अब ये जो सदस्य हैं 4, अब इनसे संख्या बढ़ती गई है। सबसे पहले देखते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम ये, इसमें क्या किया है? 1861 का भारत परिषद अधिनियम है, इसमें ये जो कार्यकारी परिषद है इसमें 2 काम किए गए हैं। ये जो 4 सदस्य थे इस कार्यकारी परिषद में, 4 सदस्य के अलावा एक और सदस्य इसमें हमने जोड़ा है, और ये जो 5वां सदस्य जोड़ा है ये विधेयकता होना चाहिए, विधेयकता। इस विधेयकता का मतलब क्या है? ये कानून का जानकार होना चाहिए, इसको कानून की जानकारी हो। ठीक है, ये 5वां। तो अब हमारी जो भारत विधान परिषद है इसमें सदस्यों की संख्या 1861 के भारत परिषद अधिनियम में कितनी हो गई? ये हो गई 5। अब उसके बाद दूसरा कदम क्या उठाया कि 1861 में ही क्या किया कि इन 5 मेंबर्स में 3 मेंबर्स सरकारी तौर पर अपॉइंट किए, भारत के 3 मेंबर्स। और मैंने कल बताया था कि इसमें 3 थे, पटियाला के महाराजा जो पंजाब में पड़ता था, और एक थे बनारस के राजा जो उत्तर प्रदेश में था, उत्तर सीमा प्रांत के राजा थे, और तीसरा था बंगाल के राजा। बंगाल के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सर दिनकर राव। तो यहाँ पर पटियाला के राजा और बंगाल कौन थे? सर दिनकर राव, और एक थे बनारस। इन 3 क्षेत्रों के, पटियाला, बंगाल और बनारस, इन 3 क्षेत्रों के 3 लोगों को सीधा इसमें भारत विधान परिषद में सीधा अपॉइंट कर दिया। कौन से थे? पटियाला से थे पटियाला के महाराजा, और बनारस से थे बनारस के राजा, और बंगाल से थे सर दिनकर राव। इन तीनों को सीधा उठाकर इसमें, ये भारतीय थे, तो इन भारतीयों को मिलाया तो टोटल कितने हो गए? 5 और 3 8। अब 1861 ईस्वी में ही टोटल 8 सदस्य हो चुके थे इसमें भारत विधान परिषद में। अब 1861 के बाद 1892 का आया है, इसके बाद 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। ये जो 1892 का भारत परिषद अधिनियम आया है इसके द्वारा किया गया, ये जो भारत विधान परिषद थी, अब इसमें सदस्य कितने हो गए? 8। अब भारत
भारत विधान परिषद, इसमें मिनिमम संख्या 10 और मैक्सिमम 16। अब ये जो 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम आया है, इसके द्वारा इसमें थोड़ा परिवर्तन और किया गया है। इसने अब तक तो 8 हो गए थे, लेकिन इसके तहत भारत विधान परिषद में इन्होंने कहा था कि मिनिमम 10 सदस्य होने चाहिए और अधिकतम 16 सदस्य होने चाहिए। तो थोड़ा सा परिवर्तन, इसका विस्तार क्षेत्र और किया, इसको थोड़ा और बढ़ाया। इसके बाद 1909 ईस्वी का मोर्ले मिंटो सुधार। अब इसके तहत क्या गया है कि ये जो भारत विधान परिषद है, भारत विधान परिषद, इसमें सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 60। 16 से बढ़ाकर 60 कर दी। इस 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम, जो मोर्ले मिंटो सुधार है, उसके तहत। तो 1858 के बाद 1858 में ये भारत में प्रशासन का स्वरूप था। 1858 में ये प्रशासन का स्वरूप था। उसके बाद 1861 ईस्वी में इसमें एक अंग्रेज और मिलाया गया, तो 5 हो गए। और ये 5वां विधेयता होना चाहिए, कानून का जानकार होना चाहिए। और दूसरा ही काम 1861 में ही किया गया है, 5 + 3, ये 3 लोगों को, ये जो भारत की विधान परिषद थी, इसमें डायरेक्ट 3 लोगों को अपॉइंट कर दिया। पटियाला के राजा, बनारस के राजा और बंगाल का एक व्यक्ति था सर दिनकर राव, उनको। तो टोटल अब 8 हो गई भारत का विधान परिषद, ये जो है इसमें मेंबर 8 हो गए। 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम आया है। इसमें ये जो भारत परिषद है, इसमें मिनिमम सदस्यों की संख्या 10 होनी चाहिए और मैक्सिमम 16 होनी चाहिए। उसके बाद 1909 ईस्वी का मोर्ले मिंटो सुधार आया है, उसके द्वारा जो भारत विधान परिषद है, इसके सदस्यों की संख्या 16 से बढ़कर 60 कर दी। तो मोर्ले मिंटो सुधार है, जो मोर्ले मिंटो सुधार है, मोर्ले मिंटो सुधार में 16 से बढ़ाकर 60 सदस्य संख्या कर दी। और ये जो 60 सदस्य संख्या थी, ये चुनाव के द्वारा नहीं आई थी, इनका अप्रत्यक्ष चुनाव किया था। चुनाव 2 तरीके का, एक होता है प्रत्यक्ष चुनाव, एक होता है अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है कि हमने जनता से वोट नहीं डलवाए, हमने डायरेक्ट चुन लिया। हमको लगा कि ये व्यक्ति चुना जाना चाहिए, तो हमने उसको चुन लिया, अंग्रेजों ने। उसके लिए जनता से वोट नहीं डलवाए थे, तो वो कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। और प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है? जिसको जनता चुनकर भेजे, वो होता है प्रत्यक्ष चुनाव। तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष चुनाव किया गया था, उसके तहत सदस्यों की संख्या 16 से बराबर 60 कर दी। अब हमको इतना पता चल गया कि 1909 ईस्वी तक भारत में जो प्रशासन का स्वरूप क्या था, सबसे बड़ा जो अधिकारी था वायसराय था। वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी, उसमें सदस्यों की संख्या अब कितनी हो चुकी थी? 1909 ईस्वी तक 60 सदस्यों की संख्या हो चुकी थी। उसके बाद जो ब्रिटिश भारत था, वहाँ पर जो प्रांत थे, हर प्रांत में ब्रिटिश का एक गवर्नर था, वो अपनी सत्ता को चला रहे थे। लेकिन गवर्नर को ताकत नहीं दी थी, शक्ति प्रदान नहीं की गई थी कि वो अपना प्रशासन चलाने के लिए खुद कोई कानून बना लें। खुद कानून नहीं बना सकते थे। अगर इनको कानून बनाना होता तो वो इसके पास जाते और ये इसके पास जाता और ये यहाँ जाते। इस तरह से कानून बन के यहाँ तक आता। और इसके अलावा जो अन्य क्षेत्र थे, वहाँ के राजा और कुछ बड़े बड़े व्यापारी और जमींदार थे, उनको भारत परिषद में शामिल किया गया, डायरेक्ट अपॉइंट किया गया प्राइवेट सदस्य के तौर पर। ये सरकारी नहीं हुआ करते थे, ये थे प्राइवेट के तौर पर। सरकारी अंग्रेज अधिकारी ही रहा करते थे। ठीक है, तो ये हमने समझा भारत में 1858 से लेकर 1909 ईस्वी तक किस तरह से ये प्रशासन का स्वरूप था। अब यही देखो, ये वाले जो विधान परिषद है, भारत विधान परिषद है, इसमें सदस्यों की संख्या 1909 में कितनी हो गई? ये 60। ये भारत विधान परिषद है, 1909 ईस्वी में 60 मेंबर हो गए, इसमें 60 मेंबर। अब यही 60 मेंबर छोटी संसद कहलाई। ये छोटी संसद, अभी तक इसमें 2 सदन नहीं थे, ये केवल एक ही सदन था। अब जैसे ही हम 1919 का पढ़ेंगे तो इसको भी हमने विधान परिषद को भी खत्म करके इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक उच्च सदन, एक निम्न सदन, लोकसभा और राज्यसभा। जो आज हम देखते हैं सदन है हमारे संसद में 2, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। तो वो जो सदन है वो सबसे पहले 1919 में बनाए गए हैं। हम जस्ट इसके बाद पढ़ने वाले हैं 1919 का।
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, तो उसमें बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे, बहुत बड़ा है। तो हम अब ये स्वरूप समझ चुके हैं, इसको पहले स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।